हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेस को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पैथोफिजियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक भी इसको बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पैथोफिजियोलॉजी से मतलब है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने का जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे कैसे होता है, स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, मायोकार्डियल का मतलब है हमारे हार्ट की मायोकार्डियम लेयर, मीन्स हमारे हार्ट की जो मसल लेयर है, मायोकार्डियल सेल्स हैं हमारे हार्ट के, तो उनका इन्फार्क्शन होना है। इन्फार्क्शन का मतलब वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, नेक्रोस हो जाती हैं। अभी नेक्रोसिस, जो परमानेंट नेक्रोसिस है, ये क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी कॉरोनरी आर्टरीज हैं, कॉरोनरी आर्टरीज का क्या काम होता है, वो हार्ट को डायरेक्टली ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, कॉरोनरी आर्टरीज। कॉरोनरी आर्टरी में किसी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो आगे पास नहीं होता एंड हमारी मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। तो अगर मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो इट मीन्स ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ये रीजंस किस किस वजह से होते हैं ये देखते हैं हम कि कॉरोनरी आर्टरीज में ब्लड आगे फ्लो क्यों नहीं कर पाता। बेसिकली इसके 4 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन होता है कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे मेन रीजन है। ये हमारी अगर कॉरोनरी आर्टरीज है और इन आर्टरीज में क्या होता है, प्लेक की डिपोजिशन हो जाती है। प्लेक का मतलब होता है कि फैट्स या फिर लिपिड्स यहाँ पर इसकी इनर लाइनिंग, जो कॉरोनरी आर्टरीज की इनर लाइनिंग होती है, ल्यूमन होता है, वहां पर डिपोजिट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेक या फिर एथ्रोमा भी इसको बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। फर्स्ट रीजन हो सकता है कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। सेकेंड रीजन हो सकता है, फर्स्ट रीजन में कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो ब्लड है वो आगे फ्लो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, बिकॉज प्लेक की डिपोजिशन की वजह से जो आर्टरी है उसका ल्यूमन नैरो हो गया है। प्लेक एक ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड आगे प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाएगा और एडिक्वेट ब्लड हमारे मायोकार्डियम को नहीं पहुंच पाएगी। इट मींस एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। नाउ वन रीजन ये हो सकता है कि ये प्लेक अगर रप्चर हो गया, इन केस प्लेक यहाँ से रप्चर होकर इसका स्मॉल पीस यहाँ पर आ गया प्लेक का रप्चर होकर। प्लेक अगर रप्चर होता है, उसका कुछ पार्ट प्लेक से अलग हो जाता है। कहीं भी हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है तो रिपेयर के लिए कौन पहुंचता है वहां पर? ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वहां पर उस साइट पर पहुंच जाते हैं। जब प्लेटलेट्स वहां पर पहुंचते हैं तो वो और प्लेटलेट्स को ट्रैक करते हैं, देन वो फर्दर प्लेटलेट्स को ट्रैक करते हैं और यहाँ पर एक प्लेटलेट का क्लम्प बन जाता है, मींस प्लेटलेट क्लॉट बन जाता है। इस प्लेटलेट क्लम्प या फिर क्लॉट को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस फॉर्मेशन। नाउ ये थ्रोम्बस क्या करता है, ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है कॉरोनरी आर्टरी में। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि आर्टरी काफी ज्यादा परसेंटेज में ऑक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड आके फ्लो नहीं कर पाता और इट कैन लीड टू डायरेक्टली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। क्योंकि ब्लड अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे मायोकार्डियम में नहीं पहुंचेगा तो मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियम सेल डेथ हो जाएगी और हार्ट अटैक हो सकता है। अनदर रीजन हो सकता है एम्बोलिज्म। नाउ एम्बोलिज्म क्या होता है कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं और किसी आर्टरी में क्लॉट की फॉर्मेशन हुई और वो क्लॉट वहां से ब्रेक होकर या फिर वहां से फ्लो करके ब्लड के थ्रू कॉर्नरी आर्टरीज में पहुंच गया। ये क्लॉट क्या कर सकता है? कॉर्नरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, इसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। अनदर रीजन ये हो सकता है। देन हो सकता है कॉर्नरी वेसोस्पाज्म। वेसोस्पाज्म का मतलब है कि जो कॉर्नरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। नाउ ये जो कॉर्नरी आर्टरीज है ये नैरो क्यों होगी? एक रीजन ये हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, हाइपरटेंशन या फिर और भी कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। लेकिन ये जो मेन रीजन है कॉर्नरी वेसोस्पाज्म का, ये क्या है कि जो कॉर्नरी वेसल्स हैं या फिर कोई भी आर्टरी है उसकी इनर लाइनिंग कौन सी होती है? एंडोथीलियम। जो एंडोथीलियम लाइनिंग होती है, सबसे इनर लाइनिंग, वो डैमेज हो जाती है। उसके डैमेज होने के कारण एंडोथीलियम क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन, 2 सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है
है। अगर वो सब्सटेंसेस सिक्रीट नहीं होंगे तो हमारी कॉर्नरी जो आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन जो कि एंडोथेलियम से सिक्रीट होती है, एंडोथेलियम इज इनर लाइनिंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज या फिर कोई भी आर्टरी। सो वो क्या करती है, ये दो सब्सटेंसेस क्या हेल्प करते हैं कॉर्नरी आर्टरीज के रिलैक्सेशन में। अगर ये नहीं सिक्रीट होंगे तो कॉर्नरी वेसल्स हमारी स्पाज्म हो जाएगा, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। अनदर रीजन हो सकता है डिक्रीज ब्लड फ्लो विद शॉक और हैमरेज। शॉक और हैमरेज या फिर एनीमिया, जिस केस में हमारी बॉडी में इनफ ब्लड नहीं रह पाता, सो उस वजह से भी मायोकार्डियम को इनफ ब्लड नहीं पहुंच पाता एंड अगेन ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। सो इन रीजंस की वजह से, इन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, रिड्यूस मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई। जो मायोकार्डियम लेयर है हमारे हार्ट की, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, उसको रिड्यूस ब्लड सप्लाई पहुंचेगी। और अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो इट मींस ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी मायोकार्डियम को। सो क्योंकि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत है फंक्शन करने के लिए, तो क्या होगा, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियम की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ब्लड नहीं मिल पा रहा। और इन केस हम कोई एक्सर्शन करते हैं, फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं, एक्स्ट्रा हार्ट पर एक्स्ट्रा वर्कलोड डालते हैं, तो उस टाइम पर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन इन सब की वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया। सो इस्कीमिया का क्या मतलब है, मायोकार्डियल हमारे हार्ट की लेयर है और जब इसको हमारे हार्ट की मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो कौन सी कंडीशन होगी, मायोकार्डियल इस्कीमिया। सो इस्कीमिया का मतलब होता है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन या फिर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू एनी बॉडी पार्ट और एनी टिश्यू। सो मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब है कि मायोकार्डियम को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। देन एक रीजन तो ये हो सकता है कि मायोकार्डियम को अगर इस्कीमिया है और वो लॉन्ग टर्म से है, मींस बार बार मायोकार्डियल इस्कीमिया हो रहा है, हम या तो कोई भी रीजन हो सकता है इन चारों में से और इनका ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा पेशेंट को, और मायोकार्डियल इस्कीमिया बार बार हो रहा है, मींस लॉन्ग टर्म से हमारे मायोकार्डियम को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तो क्या होगा, मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस। पहले सेल डैमेज होंगे एंड उसके बाद सेल्स की डेथ हो जाएगी, जिसको बोलते हैं नेक्रोसिस। सो सेल की डेथ होना बिकॉज ऑफ किस रीजन की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। सो मायोकार्डियल सेल डेथ हो जाएगी, मींस मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो एक रीजन ये हो सकता है लॉन्ग टर्म मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से डायरेक्टली सेल डेथ हो गई और मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, मींस हार्ट अटैक हो गया। अनदर रीजन क्या हो सकता है, प्लेक रप्चर एंड थ्रोम्बोजेनेसिस। सो मैंने जो बताया कि कॉर्नरी आर्टरी की जो इनर लाइनिंग है वहां पर प्लेक डिपोजिशन हो जाती है, जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि कॉमन रीजन है एमआई का। और अगर ये प्लेक रप्चर हो जाता है तो यहाँ पर प्लेटलेट आ जाती है रिपेयर करने के लिए, और ये प्लेटलेट वहां पर क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बस बना देते हैं। सो अगर प्लेक रप्चर होता है तो वहां पर थ्रोम्बोजेनेसिस होती है। थ्रोम्बोजेनेसिस का मतलब होता है थ्रोम्बस की फॉर्मेशन, और अगर ये थ्रोम्बस इस आर्टरी में बन जाता है तो ये क्या करता है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कोज करता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे पास नहीं हो पाता। तो क्या होता है, अगेन परमानेंट थ्रोम्बस वहां पर बन जाता है। थ्रोम्बोजेनेसिस, प्लेक रप्चर होने की वजह से वहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, परमानेंट थ्रोम्बस वहां पर रहता है। और अगर हम परमानेंट वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी कॉर्नरी आर्टरी में, तो क्या होगा, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी एंड धीरे धीरे क्या होगा कि मायोकार्डियम की जो सेल है वो डाई हो जाएंगे, सेल डेथ हो जाएगी और क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस एंड देन अल्टीमेटली क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन मींस हार्ट अटैक। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर हार्ट अटैक से पहले क्या क्या वार्निंग साइंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर ड्यूरिंग हार्ट अटैक क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को आती है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इसके साइन एंड सिम्टम्स क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि मायोकार्डियम को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इनफ ब्लड ना मिल पाने की वजह से, जिसके कारण लॉन्ग टर्म से ऐसा होता आ रहा है, या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज के कारण जो मायोकार्डियल सेल्स है वो डेथ हो गए हैं, किल हो गए हैं, उनकी नेक्रोसिस हो गई है, जिसकी वजह से कंप्लीट या फिर परमानेंट डेथ हो गई है मायोकार्डियल सेल्स की, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
यूजुअली क्या होता है, जो 1/3 केसेस हैं हार्ट अटैक के, उनमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता, कोई भी वार्निंग साइन देखने को नहीं मिलता। इसको बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। सो साइलेंट हार्ट अटैक यूजुअली एल्डरली या फिर डायबिटीज पेशेंट में होता है, जिनमें कोई भी साइलेंट सिम्टम देखने को नहीं मिलता या फिर बहुत ही माइल्ड पेन देखने को मिलती है। साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, तो ऑटोप्सी के बाद रिपोर्ट में पता चलता है, या फिर अगर सर्वाइव भी करता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद, तो ईसीजी में वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ जो दूसरे केसेस हैं 1/3 में तो साइलेंट हार्ट अटैक है। जो रिमाइंडर केसेस हैं जो बचे हैं, उनमें क्या होता है कि हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं मंथ्स या फिर ईयर्स पहले भी हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। चेस्ट पेन होती है जिसको बोलते हैं एंजाइना। सो एंजाइना में क्या होता है, मायोकार्डियम को इनफ ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से जो वहां पर पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है मायोकार्डियम में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और चेस्ट पेन कोज करते हैं। बाकी अगर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सबसे कॉमन सिम्टम वो क्या है, चेस्ट पेन। सो चेस्ट पेन एंजाइना में भी देखने को मिलता है, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी अगर सेल डैमेज हो जाते हैं तब भी चेस्ट पेन सबसे कॉमन सिम्टम है। और चेस्ट पेन कईयों में माइल्ड होता है, कईयों में बहुत ज्यादा सीवियर होता है। और ये चेस्ट पेन कैसा होता है, स्क्वीजिंग लगता है, जैसे चेस्ट को स्क्वीज कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा हैवीनेस लगती है, टाइटनेस लगती है, जैसे कि बहुत ज्यादा वेट रखा हो चेस्ट के ऊपर। सो इस तरह का चेस्ट पेन होता है। ये यूजुअली अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के दौरान उसके ड्यूरिंग चेस्ट पेन हो रहा है, मींस जब हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये चेस्ट पेन ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट मींस नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करने के बाद भी, मेडिकेशन का यूज करने के बाद भी कई बार रिलीफ नहीं होता। सो ये जो चेस्ट पेन है ये 30 मिनट से ज्यादा रहती है इसकी ड्यूरेशन, ये 20 मिनट से कम नहीं होता, इसकी ड्यूरेशन 20 या फिर 30 मिनट से ज्यादा ही रहती है। सो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है चेस्ट पेन है। नाउ ये चेस्ट पेन बेसिकली कहाँ होती है, स्टर्नम के पीछे मींस ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड ये चेस्ट पेन होती है, सेंटर में होती है चेस्ट के। यूजुअली जो ये रेडिएट हो सकती है चेस्ट पेन, वैसे तो कईयों के रेडिएट नहीं होती, सिंपली चेस्ट में ही पेन रहती है। मोस्ट केसेस में रेडिएट भी हो सकती है, बेसिकली लेफ्ट आर्म में रेडिएट हो सकती है, राइट आर्म में भी रेडिएट हो सकती है, नेक में रेडिएट हो सकती है, लोअर जॉ में रेडिएट हो सकती है, अपर एब्डोमेन या फिर बैक में भी, और इवन शोल्डर में भी ये चेस्ट पेन रेडिएट हो सकती है। सो ये बेसिक सिम्टम या फिर कॉमन सिम्टम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। नेक्स्ट आता है एंशियस एंड रेस्टलेसनेस। उसके साथ साथ कई पर्सन्स को चेस्ट पेन होती है एंड कई वुमेन को इससे अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंजाइटी, अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी उनको रहेगी, काफी ज्यादा सीवियर एंशियस हो जाएंगे वो, और रेस्टलेसनेस भी रहती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। देन आता है डायफोरेसिस मींस एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट को। देन कूल क्लेमी मॉइस्ट स्किन, स्किन कैसी रहेगी, कूल रहेगी, क्लेमी और मॉइस्ट रहेगी स्किन। एंड फेशियल पेलर, जो फेस है उसका रंग पीला या फिर पेल हो जाएगा। देन आता है फास्टर देन नॉर्मल हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। हार्ट रेट फास्टर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट भी फास्ट हो जाएगा। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि मायोकार्डियम को अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो हार्ट हमारा प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा हमारी बॉडी को। सो जब ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जा पाएगा बॉडी को, तो हार्ट उस चीज को कॉम्पनसेट करेगा हार्ट रेट को फास्ट करके, प्लस हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी फास्ट हो जाएगा, बिकॉज लंग्स को भी इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। देन आता है डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट। क्योंकि हमारे हार्ट के मायोकार्डियम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी, इसलिए जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि ब्लड पंप हो सके हमारी बॉडी में, वो डिक्रीज हो जाएगा एंड हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। देन आता है डिस्निया। डिस्निया मीन्स हमारी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं ले पाएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। ये क्यों होगा डिस्निया, बिकॉज हमारे लंग्स को भी इनफ ऑक्सीजन अब नहीं पहुंच पा रही, उसकी वजह से हमारे लंग्स भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह में ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। देन आता है पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस हमें जो हमारी हार्ट बीट है वो क्लियरली सुनाई देगी, हार्ट जो हमारा फास्ट धड़केगा, हमें क्लियरली वो हियर हो गई वो साउंड, पाल्पिटेशन उसको कहते हैं। देन आता है एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज्यादा फटीग फील होगा क्योंकि हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। देन आता है चॉकिंग सेंसेशन। सम पीपल में चॉकिंग सेंसेशन फील होती है, जैसे चॉक हो गया कुछ गले में,
कुछ फंस गया है एंड सांस नहीं ले पा रहे। देन आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, कुछ विमेन में नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, साथ में एंजाइटी होती है। देन एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, कुछ पर्सन में जो हमारा अपर एब्डोमेन है वहां पर डिस्ट्रेस फील होता है, सो ये बेसिकली वुमेन में होता है। देन आता है डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन, फेंटिंग। सो अगर हम हमारा हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा अच्छे से, हमारे ब्रेन को भी, हमारे बॉडी पार्ट्स जो अदर बॉडी पार्ट है ब्रेन है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, अगर हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड, तो उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि पर्सन डिसओरिएंटेड होगा, कंफ्यूज होगा और फेंटिंग, फेंटिंग उसको सडनली चक्कर आ जाएंगे, वो सिंकॉप उसको बोलते हैं, सडनली वो फेंट हो जाएगा। देन आता है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो सकता है किडनीज को अगर अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा, ऑलिग्यूरिया भी हो सकता है, कंप्लीटली यूरिन बहुत ज्यादा कम अमाउंट भी यूरिन का आ सकता है। देन आता है फीवर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा हमारी बॉडी का, 100 से लेके 102 तक भी हमारा टेम्परेचर राइज हो सकता है। देन आता है पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन, नाउ क्योंकि हमारा बॉडी को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो बॉडी उसके लिए क्या रिस्पॉन्स शो करेगी, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगी, जो हमारी पेरिफ्रीज है, लेग्स और आर्म्स, उनकी जो वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। उसका रीजन ये होगा ताकि हमारे जो मेन बॉडी पार्ट्स है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट है, किडनीज है, लीवर है, उनको ब्लड जा पाए। सो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन का बेसिकली यही मतलब होता है कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज होती हैं, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे वाइटल ऑर्गन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है इनकी वेसल्स, ताकि जो ब्लड है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को इजिली पहुंच सके। सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। सो साइन एंड सिम्टम्स के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से। सो इफ पर्सन सर्वाइव्स आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सो फर्स्ट है डिसरिथमियास। सो डिसरिथमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट। सो इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है कभी बहुत ज्यादा फास्ट या कभी बहुत ज्यादा स्लो। देन आता है हार्ट फेलियर। सो क्योंकि हमारा हार्ट वीक हो जाएगा तो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि मायोकार्डियम की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है। देन आता है पल्मोनरी एडिमा, बिकॉज अगर हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड तो लंग्स को भी इनफ ब्लड नहीं मिल पाएगा, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन हो सकती है। देन आता है कार्डियोजेनिक शॉक। सो कार्डियोजेनिक शॉक अगेन ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड, हमारा हार्ट जो है इनफ ब्लड हमारी बॉडी को नहीं प्रोवाइड कर पाता क्योंकि वो पंप नहीं हो पाता, जिसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। सो ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। देन आता है पोस्ट इन्फार्क्शन एंजाइना। पोस्ट इन्फार्क्शन एंजाइना क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का अटैक आने के बाद हमारा जो एंजाइना के सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, एंजाइना सीवियर हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं इस्कीमिया और ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जिसको बोलते हैं पोस्ट इन्फार्क्शन एंजाइना, जिससे और ज़्यादा एंजाइना के अटैक सीवियर आते हैं। देन आता है वेंट्रिकुलर रप्चर। इवन वेंट्रिकुलर रप्चर भी हो सकता है आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन आता है मिट्रल वॉल्व इनसफिशिएंसी, क्योंकि मिट्रल वॉल्व हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, मायोकार्डियम वीक हो गई है, जिसकी वजह से मिट्रल वॉल्व कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगा, वो भी वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बैक फ्लो हो सकता है। देन आता है एन्यूरिज्म, क्योंकि हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में प्लेक की फॉर्मेशन हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पा रहा। सो ब्लड आगे फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए वो वहां पर बलूनिंग हो सकती है कॉर्नरी आर्टरी की, जिसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। एंड एन्यूरिज्म अगर वहीं वो प्लेक नहीं हटता तो वो कॉर्नरी आर्टरीज में बलूनिंग होते होते वो और ज्यादा फूल जाएगी एंड अल्टीमेटली वो कॉर्नरी आर्टरी रप्चर भी हो सकती है, दैट इज एन्यूरिज्म। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। सो अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है या फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं या फिर ड्यूरिंग हार्ट अटैक हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि उस पर्सन को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है। सो कोई भी डिसीज कंडीशन हो, हम यहाँ पर एमआई की बात करें, सो फर्स्ट स्टेप होता है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना। सो डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन में लेंगे, पर्सन से उसकी एज पूछेंगे, एज कंसीडर करेंगे, जेंडर कंसीडर करेंगे एंड क्या क्या वो पहले मेडिसिन ले रहा है, कौन कौन से डिसीज कंडीशन उसको है, जैसे कि वो पहले से हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहा है या फिर उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर वो डायबिटीज़ की मेडिकेशन ले रहा है। पर्सन का वेट कंसीडर करेंगे, ओबेसिटी उसको है या नहीं, प्रीवियसली उसको हार्ट अटैक आया हुआ है या नहीं, या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसको फैमिली में कोई कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की कंडीशन है या फिर हार्ट अटैक की कंडीशन है। सो ये फुल डाटा हम मेडिकल हिस्ट्री में कंसीडर करेंगे पेशेंट से, या फिर क्या क्या उसको साइन एंड सिम्टम्स आए हैं जैसे कि चेस्ट पेन या एंजाइटी।
सो ये डाटा हम गैदर करेंगे, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स हम देखेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या उसको डिसीज रही है, किस चीज़ के लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा है, सो वो सारा कंसीडर करने के बाद देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम हार्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे, हार्ट के लिए टेस्ट करेंगे एंड हार्ट का हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे मेनली। सो इसमें बेसिकली हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे कि अगर पर्सन का ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड ये हम ब्लड प्रेशर डिफरेंट टाइम पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग स्ट्रेस, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी के दौरान उसका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है या फिर रेस्ट पर कैसा रहता है। देन आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दैट इज ईसीजी या फिर ईकेजी भी इसको बोलते हैं। सो ईसीजी हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेती है। सो ये ग्राफ पर हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है। सो अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हमारे हार्ट में चल रही हैं, जैसे कि वॉल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करे या फिर हमारा मायोकार्डियम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, हार्ट पंप नहीं हो रहा अच्छे से, या फिर मायोकार्डियम के डैमेज होने की वजह से हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो हमारे पेस मेकर्स हैं, अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमारे ईसीजी में रिकॉर्ड हो जाती है, क्लियरली दिखाई दे जाती है। देन आता है हमारा एकोकार्डियोग्राम। सो एकोकार्डियोग्राम में हम साउंड वेव्स का यूज करके अपने हार्ट की वाल्व्स की और चैम्बर्स की इमेजेस गेन कर सकते हैं, एकोकार्डियोग्राम, या फिर मसल की इमेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंजियोग्राफी या फिर कॉर्नरी एंजियोग्राफी। सो कॉर्नरी एंजियोग्राफी यूजुअली कार्डियक कैथेटराइजेशन एक प्रोसीजर होता है, उसके साथ परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन। सो ड्यूरिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है कि एक कैथेटर हमारे जो कॉर्नरी आर्टरीज है उसमें पास किया जाता है। सो बेसिकली कॉर्नरी एंजियोग्राफी या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन ये हमारी कॉर्नरी वेसल्स को स्कैन करने के लिए या फिर उनको देखने के लिए कि उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसके लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है। सो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा ग्रोइंग रीजन है या फिर हमारा आर्म रीजन, वहां से वहां की जो आर्टरीज है, मेन आर्टरीज, वहां से कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। देन ये कैथेटर हमारे कॉर्नरी आर्टरीज में पहुंच जाता है। वंस कॉर्नरी आर्टरीज में ये हमारा कैथेटर पहुंच गया, सो ये सब हम प्रोसीजर जो कैथेटर अंदर पास हो रहा है हमारी आर्टरी में, ये हम एक्सरे से स्कैन करते रहते हैं कि वो सही प्लेस पर जा रहा है या नहीं। वंस जो हमारा कैथेटर है वो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में पहुंच जाता है, देन एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, जिसमें आयोडीन होता है। सो वो डाई क्या होती है, कंट्रास्ट डाई होती है। सो जहां पर भी वो डाई ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो वो क्लियरली एक्सरे पर विजिबल हो जाती है। अब इस कैथेटर के थ्रू, जो कैथेटर हमारा कॉर्नरी आर्टरी में इंसर्ट किया गया है, इस कैथेटर के थ्रू हम डाई को इंजेक्ट करते हैं, और ये डाई अगर कॉर्नरी आर्टरीज में, सपोज ये कॉर्नरी आर्टरी है और यहाँ पर प्लेट डिपोजिशन है, सो यहाँ पर ये डाई एक्यूमुलेट हो जाती है, क्लियरली हमारे एक्सरे में विजिबल हो जाती है कि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज है। सो जो डाई जहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई वहां पर कोई ब्लॉकेज है, वो हम एक्सरे से देख लेते हैं, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी। सो कॉर्नरी एंजियोग्राफी हमारी कैथ लैब में, कैथेटराइजेशन लैब में ये प्रोसीजर फॉलो होता है। सो बेसिकली कॉर्नरी एंजियोग्राफी या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है, डायग्नोज करने के लिए भी किया जाता है कि कोई ब्लॉकेज डायग्नोज हो जाए, या फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। जो कार्डियक कैथेटराइजेशन ये एज ए ट्रीटमेंट भी यूज होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एंजियोग्राफी, जो हमारे कॉर्नरी ब्लड वेसल है उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसको देखने के लिए किया जाता है। देन आता है स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, क्योंकि जो हमारे एंजाइना के सिम्टम्स हैं या फिर अगर हमारे मायोकार्डियम को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो यूजुअली वो साइलेंट होता है, सिम्टम शो नहीं करता। लेकिन अगर हमें डायग्नोज करना है तो यूजुअली जैसे कि स्टेबल एंजाइना में देखने को मिलता है। सो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं या फिर इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो उस टाइम पर हमें एंजाइना का अटैक आता है, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो उन केसेस में हम स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को ट्रेडमिल पर रन करवाते हैं या फिर बाइसाइकिल रन करवाते हैं, या फिर ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, हार्ट पर ओवरलोड पड़े। सो ये विद इन क्लोज सुपरविजन के अंडर ये प्रोसीजर होता है स्ट्रेस टेस्ट।
सो स्ट्रेस टेस्ट के दौरान जब पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होता है या फिर ऐसी मेडिसिन उसको दी जाती है, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसके दौरान हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं या फिर ईसीजी लेते हैं, ताकि देखा जाए कि हार्ट में कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं आ रही या फिर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज तो नहीं है। देन आता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या फिर इसको पेट स्कैन भी बोलते हैं। सो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में हम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं जैसे कि थैलियम, और इसको हम आईवी इंसर्ट करते हैं। देन ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर सपोज ये हमारा कॉर्नरी आर्टरीज है और ये कॉर्नरी आर्टरी इस मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है, और अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है कॉर्नरी आर्टरी में, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होगा, क्योंकि ये ब्लड में डिसॉल्व हो गया है और ब्लॉकेज के कारण ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी क्योंकि ब्लड में डिसॉल्व हुआ है तो ब्लॉकेज के कारण ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी आगे नहीं जा पाएगा उस कॉर्नरी आर्टरी में जिसमें ब्लॉकेज है। एंड फर्दर वो कॉर्नरी आर्टरी जिस मायोकार्डियम एरिया को सप्लाई कर रही है, तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उस मायोकार्डियम एरिया में भी नहीं जा पाएगा, जो कि एक स्पेशल स्कैन होता है पेट स्कैन, उसके थ्रू ये विजिबल हो जाता है कि कहां पर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं पहुंचा, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पर ब्लॉकेज है। सो दिस इज पेट स्कैन। देन आता है सिटी स्कैन या एमआरआई। सो सिटी स्कैन इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो ये दोनों स्कैन क्या है, और ज्यादा क्लियर पिक्चर्स हमारे हार्ट के वॉल्स की और ब्लड वेसल्स की प्रोवाइड करते हैं, एमआरआई ज्यादा क्लियर पिक्चर्स प्रोवाइड करता है। देन आते हैं हमारे ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट की हेल्प से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड टेस्ट एमआई या फिर एंजाइना को डायग्नोज करने के लिए। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखेंगे ब्लड में। सो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर इंक्रीज होगा 250 mg/dl से ज़्यादा होगा, सो इट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा रिस्क है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का या फिर एंजाइना का। बिकॉज फैट्स या लिपिड्स हो या कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो, स्पेशली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल हाई होता है या फिर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, तो क्या होगा कि प्लेक की डिपोजिशन होगी, मींस एथेरोस्क्लेरोसिस होगी कॉर्नरी आर्टरीज में, जो कि एक रिस्क या फिर एक मेन कोज है हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का। देन आता है कार्डियक बायोमार्कर्स। सो कार्डियक बायोमार्कर्स क्या होते हैं, जब भी हमारी मायोकार्डियम डैमेज होती है, हार्ट का कोई भी पार्ट हमारा डैमेज होता है, सो वहां से प्रोटीन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं जिनको बोलते हैं कार्डियक बायोमार्कर्स, या फिर कुछ एंजाइम्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हमारे हार्ट डैमेज हो रहा है तो इनका लेवल ब्लड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो ये कौन कौन से है, ट्रोपोनिन मेन प्रोटीन, देन CKMB दैट इज क्रिएटिन काइनेज, हमारे हार्ट में जो रिलीज होता है हार्ट के मसल से, दैट इज CKMB। देन आता है मायोग्लोबिन, C रिएक्टिव प्रोटीन एंड होमोसिस्टीन। सो इन बायोमार्कर्स का लेवल ब्लड में इंक्रीज देखने को मिलता है अगर हमारे हार्ट में कोई भी डैमेज हुआ है तो। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो हार्ट अटैक या फिर एमआई का ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट क्या होगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट या फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन का यूज करके मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। सो हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के गोल्स क्या होंगे। सो हमारा फर्स्ट गोल होगा कि जो सेल्स मायोकार्डियल सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको मिनिमाइज करना, ताकि वो डैमेज डेथ या फिर नेक्रोसिस में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि जो नेक्रोस हो चुके हैं सेल वो तो परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं, परमानेंटली किल हो चुके हैं, वो अब इरिवर्सिबल हो चुके हैं, वो दोबारा से ट्रीट नहीं होगा। लेकिन जो डैमेज अभी हो रहा है, अभी वो नेक्रोस नहीं हुए हैं सेल, इस्केमिक है, उनको मिनिमाइज करना है। सेकेंड गोल हमारा होगा जो भी क्लॉट फॉर्मेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि प्लेक फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, उसको डिसॉल्व करना है या फिर उसको रिमूव करना है। थर्ड गोल हमारा होगा कि जो वेसल्स है हमें उसको डायलेट करना है, रिलैक्स करना है वेसल्स को, हार्ट पर जो ओवरलोड पड़ रहा है उसको रिलैक्स करना है, कम करना है, हार्ट पर ज्यादा लोड नहीं पड़ने देना। सो ये गोल्स होंगे हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ताकि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके, उसकी जो मायोकार्डियल लेयर है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। सो फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट होगा ऑक्सीजन थेरेपी। सो जब पर्सन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक आया है या फिर उसको चांसेस है आने के, सो फर्स्ट अगर ज़्यादा डैमेज हुआ है या फिर इस्केमिक सेल्स हैं, हमारे मायोकार्डियल सेल्स जो इस्केमिक है, जिनको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही, सो फर्स्ट हमारी मैनेजमेंट होगी ऑक्सीजन थेरेपी। सो हम ऑक्सीजन थेरेपी में 3 लीटर्स ऑक्सीजन देंगे बाय नेजल कैनुला।
प्लस ये ऑक्सीजन थेरेपी क्या करेगी, जो हमारे इस्केमिक सेल्स हैं उनको रिस्टोर करेगी, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी एंड जो हमारी वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी और हमारा हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन इनफ मिल चुकी है। देन हमारा आता है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है उसको हम डिसॉल्व करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी से। सो इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं हमारे आते हैं यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। देन हमारे आते हैं एनाल्जेसिक्स। सो एनाल्जेसिक मीन्स जो चेस्ट पेन हो रहा है उसके लिए हमने पेन किलर्स प्रोवाइड करने हैं, या फिर जो एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, एंशियसनेस बढ़ रही है, उसको भी हमने रिलैक्स करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करेगा, जो चेस्ट पेन में भी रिलीफ देगा, प्लस मॉर्फिन रिलैक्स भी करेगा हमारे हार्ट के मसल्स को एंड ये हमारे हार्ट जो एंजाइटी हो रही है, एंशियसनेस हो रही है, उसको भी रिलैक्स करता है। देन जो पर्सन को मॉर्फिन सूट नहीं करती उनको मेप्रिडिन देते हैं। देन आता है वेसोडाइलेटर थेरेपी। वेसोडाइलेटर्स नेम से ही क्लियर है कि ये मेडिसिन क्या करेगी, हमारे वेसल्स को टेम्पररी डायलेट कर देगी। सो परमानेंट डायलेट नहीं करती, वेसोडाइलेटर थेरेपी टेम्पररी डायलेशन प्रोवाइड करती है हमारे वेसल्स को, जो वेसल्स है उसको रिलैक्स करती है, हार्ट को रिलैक्स करती है। सो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, यूजुअली हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं टंग के नीचे। देन आता है ACE इनहिबिटर्स। ACE is angiotensin converting enzyme inhibitors. So angiotensin converting enzymes क्या होते हैं, जो angiotensin 1 को angiotensin 2 में कन्वर्ट करते हैं। So angiotensin 2 क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देंगे एंड अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे। सो एसी इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स है कैप्टोप्रिल एंड इनालाप्रिल। देन आता है हमारा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, या फिर इसको कॉमनली बीटा ब्लॉकर्स भी कहते हैं। सो बीटा ब्लॉकर्स जो एड्रेनलिन है उसको ब्लॉक कर देता है बाय ब्लॉकिंग द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। सो उसको ये ब्लॉक कर देता है। सो एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, नैरो करता है, हमारे हार्ट पे जो वर्कलोड है उसको इंक्रीज करता है, हमारा हार्ट फास्टर वर्क करता है। लेकिन अगर हम बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे तो हमारा हार्ट रिलैक्सली वर्क करेगा, हमारी वेसल्स डायलेट होंगी। इसके एग्जांपल्स है प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। देन आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो कैल्शियम क्या करता है, हमारे मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जो आर्टरीज में मसल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, हार्ट पे लोड इंक्रीज करता है, हार्ट फास्टर वर्क करता है। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हार्ट को रिलैक्स करेंगे प्लस ये मसल्स को भी रिलैक्स करेंगे आर्टरीज की, जिससे कि आर्टरीज डायलेट रहेंगी, वैसोस्पाज्म में नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। देन आते हैं एंटीकोगुलेंट्स या फिर एंटीप्लेटलेट्स। सो एंटीकोगुलेंट क्लोट को डिसॉल्व करेंगे, एंटीप्लेटलेट प्लेटलेट्स को डिसॉल्व करेंगी। सो एंटीकोगुलेंट आते हैं हमारे हेपरिन या फिर एस्पिरिन। सो हेपरिन भी हम दे सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। एस्पिरिन हमें सुपरविजन में लेनी होती है। देन आता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एक मेन रीजन है प्लेक फॉर्मेशन का। सो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने वाले एजेंट्स हम देंगे जैसे कि स्टेटिन्स। प्लस इसके साथ साथ क्योंकि अकेली मेडिसिन वर्क नहीं करेगी, लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। सो लाइफस्टाइल चेंज के लिए हमें अगर स्मोकिंग करें, स्मोकिंग क्विट करनी होगी, क्योंकि स्मोकिंग इरिटेट करती है हमारी आर्टरीज को, एंडोथेलियल को डैमेज करती है। अल्कोहल क्विट करनी होगी, अगर आपका वेट ओवरवेट है, ओबेसिटी में आता है, आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप एक्सरसाइज करें और आपका वेट कंट्रोल हो। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन या फिर योगा। प्लस इसके साथ साथ अगर आप हाई फैटी डाइट ले रहे हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, हाई लिपिड डाइट ले रहे हैं तो उसको भी आपको चेंज करना है, हाई फॉलिक एसिड डाइट या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको कंज्यूम करने हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई अदर डिसीज कंडीशन है जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर देती है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सो इन डिसीज कंडीशन को भी आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेकर ट्रीट करना है, जिससे कि इसके मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिस्क ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। सो जिन पर्सन्स में मेडिकेशन से रिलीफ नहीं मिलता उनमें हम सर्जिकल ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। सो ये सर्जिकल ऑप्शन सेम है जैसे कि हमने एंजाइना में या फिर और जो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है उनमें ऑप्ट किए थे। सो फर्स्ट हमारा आता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। सो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी दैट इज CABG, नेम से ही क्लियर है, इसमें हम एक बाईपास बनाएंगे, मीन्स एक न्यू रास्ता बनाएंगे जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। सो सपोज ये हमारी लेफ्ट
राइट कॉर्नरी आर्टरी है, हमारी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है। तो सपोज अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है, इस साइड पर ब्लॉकेज है, तो हम क्या करेंगे, अपने ही जिस पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, जिस पेशेंट में ये ब्लॉकेज होगी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, उसी पेशेंट की हम कोई ग्राफ्ट लेंगे, जैसे कि आर्म से, लेग से या फिर चेस्ट रीजन से, थॉरेक्स से हम कोई आर्टरी या फिर वेन लेंगे। सो उसी पेशेंट की हमने आर्टरी और वेन लेनी है, जिसको बोलते हैं ग्राफ्ट। और ये ग्राफ्ट हम हार्ट में जहां पर ब्लॉकेज है, आयोटा से डायरेक्टली अटैच करके ब्लॉकेज के आगे अटैच कर देंगे। सो ये एक न्यू रास्ता बन गया, जिसको बोला है बाईपास। सो ये न्यू रास्ता क्या करेगा, अब यहाँ पर तो ये ब्लॉकेज हो गया, तो इसके आगे ब्लड नहीं जा सकता, लेकिन इस रास्ते से डायरेक्टली ब्लड आएगा एंड इस एरिया के मायोकार्डियम को सप्लाई करेगा। सो ये क्या है, एक बाईपास बन गया, जिसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट हमारा आता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, जिसको बोलते हैं पीटीसीए या फिर सिंपली कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी भी इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने ग्रॉइन रीजन से हम एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। सो एक टाइनी ट्यूब होती है, जिसको बोलते हैं कैथेटर। उस कैथेटर को हम कॉर्नरी आर्टरीज में पहुंचाते हैं। कॉर्नरी आर्टरीज में इस तरह से ये कैथेटर जाता है। सो सपोज ये हमारी कॉर्नरी आर्टरी है और यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन है। सो दिस इज अ प्लेक फॉर्मेशन, और यहाँ पर हमने ये सब हम जो कैथेटर इंसर्ट हो रहा है, ये हम स्कैन करते रहते हैं एक्सरे की हेल्प से कि कैथेटर कहाँ जा रहा है। सो सपोज ये हमारा कैथेटर है, ये बहुत ही थिन ट्यूब होती है, और इस कैथेटर के आगे हम एक बलून अटैच करते हैं। सो ये एक बलून है, टाइनी बलून अटैच करते हैं। जब ये कैथेटर ब्लॉकेज वाली साइड पर पहुंच जाता है, तो इस बलून को हम फुला देते हैं, जिसको बोलते हैं बलून को हम इन्फ्लेट कर देते हैं। सो ये बलून इस तरह से इन्फ्लेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो प्लेक है, इन्फ्लेट होने की वजह से, बलून के इन्फ्लेट होने की वजह से प्लेक यहाँ पर दब जाता है बलून से, मीन्स प्लेक फ्लैट हो जाता है जब बलून इन्फ्लेट करते हैं। तो सो इसको कहते हैं कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी से क्या हुआ, कैथेटर के आगे बलून था, बलून को इन्फ्लेट किया, जिससे कि जो प्लेक है वो फ्लैट हो गया। तो जब ये फ्लैट हो जाता है प्लेक, तो ये इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बलून को पहले डिफ्लेट किया जाता है, देन इस कैथेटर को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है कॉर्नरी स्टेंट। इसी तरह से जैसे हमने कैथेटर के टिप पर बलून अटैच किया, इसी तरह से सपोज ये अनदर कॉर्नरी आर्टरी है एंड यहाँ पर ये प्लेक फॉर्मेशन है। तो सेम इसी तरह से कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं, और कैथेटर के आगे इसी बलून, पहले बलून होगा इसके आगे एंड एक स्टेंट भी यहाँ पर होगा। स्टेंट एक मेटल का शीट होता है, स्टेंट एक मेटल का शीट होता है। ये एक आर्टिफिशियल सपोर्ट डिवाइस होता है। जैसे अगर हमने बलून को इन्फ्लेट किया, तो हो सकता है कि ये बलून को जब हम निकालें तो ये प्लेक दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाए, या फिर प्लेक दोबारा से एक्यूमुलेट हो जाए यहाँ पर। तो प्लेक को हमेशा के लिए फ्लैट करने के लिए और एक प्रॉपर, ताकि चैनल बना रहे ब्लड के फ्लो का, हम एक स्टेंट इंसर्ट करवाते हैं। तो जैसे ही हमने बलून को इन्फ्लेट किया, तो ये स्टेंट भी इन्फ्लेट हो जाता है, मीन्स ये स्टेंट यहाँ पर फिट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्लेक जो है दब जाता है, और स्टेंट यहाँ पर एक परमानेंट चैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है। सो सपोज ये मेटल की शीट है, और ये मेटल की शीट यहाँ पर परमानेंटली यहाँ पर फिक्स हो जाती है, और ब्लड फ्लो प्रॉपरली होता रहता है। इसको बोलते हैं स्टेंट। ये एक परमानेंट आर्टिफिशियल सपोर्ट डिवाइस होता है, और कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी में रिस्क रहता है कि दोबारा से भी वो हो सकता है, प्लेक की डिपोजिशन हो सकती है, इसलिए हमें स्टेंट जरूर साथ में लगाते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल सपोर्ट डिवाइस होता है और ब्लड प्रॉपरली फ्लो करता रहता है। देन आता है नेक्स्ट एथरेक्टमी। एथरेक्टमी का क्या मतलब होता है? एथरेक्ट का मतलब है एथ्रोमा, एथ्रोमा मतलब प्लेक, और एक्टमी का मतलब है कि हमें उसको रिमूव करना है। तो एथरेक्टमी में हम क्या करते हैं, इसी तरह से सेम प्रोसीजर से हम अगेन कैथेटर इंसर्ट करवाते हैं, और उस कैथेटर की टिप पर सपोज ये कॉर्नरी आर्टरी है और यहाँ पर ये प्लेक है, और सेम अगेन उस कैथेटर की टिप पर हम क्या करते हैं, एक शेविंग ब्लेड जो कि शेव कर दे, रिमूव कर दे इस प्लेक को, या फिर एक छोटी सी ड्रिल लगाते हैं, और ये ड्रिल क्या करती है, इस प्लेक को रिमूव कर देती है, इसके पीसेस कर देती है छोटे छोटे, या फिर एक शेविंग ब्लेड, जैसे कि शेविंग ब्लेड होता है उसी तरह से एक ब्लेड अटैच करती है और इस प्लेक को वो रिमूव कर देती है, जिसको बोलते हैं एथरेक्टमी।
लास्ट आता है ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रीवैस्कुलराइजेशन। सो ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रीवैस्कुलराइजेशन में हम क्या करते हैं कि इन केस ये सारे ऑप्शंस हम किसी पर्सन में परफॉर्म नहीं कर सकते, ये चारों ऑप्शन, तो हम ये ऑप्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हार्ट के इनर चैम्बर्स हैं, सो देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट, 4 चैम्बर्स हैं हार्ट में। सपोज हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम है वहां पर डैमेज है, वहां पर ब्लॉकेज है, तो अगर हम ये ऑप्शंस ऑप्ट नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लेजर की हेल्प से यहाँ पर चैनल्स बना देते हैं मायोकार्डियम के अंदर। सो सपोज ये यहाँ पर हमने चैम्बर्स बना दिए और ये चैनल्स क्या करते हैं अब, क्योंकि ये ऑप्शंस हम ऑप्ट नहीं कर पाते किसी वजह से किसी पेशेंट में, तो ये जो चैम्बर में ब्लड है ये डायरेक्टली इस चैनल के थ्रू जाता रहेगा। इस चैनल के थ्रू, जो लेजर के थ्रू हमने चैनल्स किए हैं उसके थ्रू डायरेक्टली जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल मींस लेफ्ट चैम्बर में जो ब्लड है वो डायरेक्टली मायोकार्डियम को मिलता रहेगा। सो दिस इज बेसिकली ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रीवैस्कुलराइजेशन, जिसमें हम लेजर के थ्रू चैनल्स बनाते हैं और जो चैम्बर में ब्लड होता है वो उन चैनल्स के थ्रू डायरेक्टली मायोकार्डियम में जाता रहता है। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.